दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में 144 घंटे का महाराजनीतिक खेला अब शुरू होने वाला है। यूं कहें कि शुरू हो चुका है और अगला 144 घंटा बिहार की राजनीति को बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पूरी सियासत एक नए सिरे से परिभाषित होने जा रही है। एक ऐसे तरीके से जिसमें सिर्फ एक ही कलाकार नहीं है, एक ही राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में यूं कहें कि किसी का हाउस ऑर्डर में नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी। और वो शपथ कब होगी यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उस शपथ के पहले जो बुनियादी चीजें हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, जिस वजह से 10वीं शपथ हो सकती है, उसकी चर्चा ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो बिहार में विधायकों की बाड़ेबंदी का खेल आप कई दिनों से देख रहे हैं। कोई हैदराबाद लेकर गया, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने विधायकों को हैदराबाद लेकर गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विधायकों को बोधगया लेकर गए, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर जुटने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड जो सत्ताधारी पार्टी है, मुख्य घटक है, मुख्यमंत्री की पार्टी है, उस पार्टी के विधायकों की आज बैठक हुई मंत्री श्रवण कुमार के घर पर। तो कल विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय चौधरी के घर पर। सियासत में बैठकों का दौर जारी है और इस खेल के दो अहम किरदार, ध्यान रखिए, दो अहम किरदार 12 विधायकों वाली सीपीआई-एमएल और 4 विधायकों वाली जीतन राम मांझी की पार्टी, ये दोनों पार्टियां भी अपने आप को इस खेल में साइड प्लेयर नहीं बल्कि मेन प्लेयर, मुख्य खिलाड़ी की भूमिका में खुद को देख रहे हैं। तो इन सारे खेल का पटाक्षेप अगले कुछ दिनों में होगा। सबसे पहले आज जो घटनाक्रम हुआ, सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको वो बताता हूं। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक हुई, 5 विधायक नहीं पहुंच पाए, एक की डायलिसिस हो रही है, बाकी के बारे में कहा जा रहा है कि 2-3 विधायक पार्टी के नेटवर्क से बाहर है। वहीं एक विधायक, महिला विधायक ने कल तक पहुंचने की बात की है। सबको मंत्री पद चाहिए, स्वाभाविक है कि जब बेहद कम बहुमत पर सरकार होती है, अति साधारण बहुमत के सहारे सरकार होती है, तो यही होता है। 243 सदस्यों की विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास केवल 128 विधायक हैं, यानी बहुमत के आंकड़े 122 से 6 ज्यादा। विपक्ष के पास 115 विधायक हैं और यही कारण है कि स्पीकर के खिलाफ 12 तारीख को, यानी परसों, जो अविश्वास प्रस्ताव पेश होना है उसे शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। 13 तारीख को बजट सह लेखानुदान आना है, वोट ऑन अकाउंट कम बजट, उसे भी शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। और राज्यसभा चुनाव में 6ठी सीट पर दीपांकर भट्टाचार्य जाएंगे या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दोबारा जाएंगे, इसके सहारे भी सियासत हो रही है। और इस सियासी कवायद के बीच अब जनता दल यूनाइटेड 7वां कैंडिडेट लाने की तैयारी में नहीं है, क्योंकि 7वां कैंडिडेट आएगा तो 27 फरवरी को वोटिंग है, तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन किस चीज का इंतजार? वही इंतजार नीतीश कुमार की 10वीं शपथ की बुनियाद है और उस इंतजार की बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले 144 घंटे में जो बुनियाद रखी जानी है, उस बुनियाद के पीछे जो खेल है, जरा उसे समझिए। पहला खेल, विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 12 तारीख को जब सदन शुरू होगा तो अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और वही सरकार के शक्ति परीक्षण की पहली सीढ़ी होगी। फिर 13 तारीख को, यदि 12 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष ने यदि इस्तीफा नहीं दिया तो खेल हो सकता है। फिर 13 तारीख को बजट सह लेखानुदान आएगा, वोट ऑन अकाउंट। और फिर उसके बाद 16 तारीख को राज्यसभा के लिए जो नामांकन पत्र भरे गए होंगे उनकी जांच होगी। और यदि उस जांच में 6 सीटों के लिए 6 कैंडिडेट ही पाए गए तो उसी दिन सबको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो जाएगा। और बीच का
14 फरवरी और 15 फरवरी की जो तारीख है या 16 फरवरी की तारीख भी आप रख सकते हैं, उसमें गिन सकते हैं। किसी भी दिन बजट के साथ पेश किया गया लेखानुदान पारित करा लिया जाएगा। यही खेल है। ध्यान रखिए, विधानसभा सत्र 1 मार्च तक है, लेकिन 1 मार्च तक के खेल में आगे क्या क्या है जरा उसे भी समझते हैं। सबसे पहले बीजेपी के कुछ विधायकों के मिसिंग होने की खबर है, पार्टी के नेटवर्क से बाहर आने की खबरें आ रही है। कारण क्या है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पगड़ी बांधे, देशज शब्दों में कहें तो मुरेठा बांधे प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई पार्टियों में घूम कर आए हैं। दूसरों को कहते हैं, स्पीकर को ही कहते हैं व्याकुल नहीं होना है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने के लिए व्याकुल थे। फिर अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए रखना चाहते हैं। उनकी सरकार में मंत्री भी हैं और पगड़ी भी अब तक नहीं खुली है। जो पगड़ी उन्होंने खुद कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद खुलेगी, वो अब तक नहीं खुली है। वो कई पार्टियों से, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, इन सब से घूम फिर कर बीजेपी में आए हैं। और आरएसएस के काडर वाला संगठन भारतीय जनता पार्टी, वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनके विधायक और उनके नेता सम्राट चौधरी को बहुत खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सम्राट चौधरी के मातहत काम करने में वो अपने आप को असहज पा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। यही कारण है कि कुछ लोग तो परिस्थितियों को देख रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं, आला कमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लोकसभा जाना है और मौजूदा पॉलिटिकल फॉर्मेशन में उनकी लोकसभा जाने की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है या पूरी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कमोबेश यही स्थिति जनता दल यूनाइटेड में है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब 2005 में दूसरी बार बिहार की सत्ता संभाली, पहली बार 7 दिनों के लिए संभाली थी और दूसरी बार जब सत्ता संभाली तो जनता दल के यूनाइटेड के कोटे से अधिकांश वही मंत्री हैं बने थे उस वक्त, वही आज भी मंत्री बने हुए हैं जो उस वक्त मंत्री थे। तो नए विधायकों को मौका कब मिलेगा? नए विधायक क्या सिर्फ विधायक बनने के लिए आए हैं? क्या उन्हें मंत्री नहीं बनना? देखिए, जब बहुमत ज्यादा बड़ा होता है तो इन सारी चीजों को दबा दिया जाता है, लेकिन जब बहुमत बेहद साधारण है तो विधायक अपनी हैसियत का अंदाज कराते हैं। वो एहसास कराते हैं कि हमारे बूते आपकी सरकार चल रही है, हमें भी मंत्री पद चाहिए, हमें भी, यानी उन विधायकों को भी मंत्री पद कुछ को चाहिए तो कुछ को लोकसभा राज्यसभा का टिकट चाहिए। संजय झा भारतीय जनता पार्टी से आए, अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी से आए और यही दोनों जनता दल यूनाइटेड की नीति नियंता बने हुए हैं। भला जेडीयू का समाजवादी कैडर इसको कब तक स्वीकार करता? वहां एक दूसरी परिस्थिति है और उन दोनों परिस्थितियों में संजय झा को अब राज्यसभा भेजने की बात चल रही है कि जेडीयू के खाते में जो एक सीट है, चूंकि दरभंगा की सीट जहां उनकी नजर थी, उस सीट पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है और न तो बिहार में जेडीयू अपनी कोई सिटिंग सीट छोड़ना चाहती है और न ही बीजेपी अपनी कोई सिटिंग सीट छोड़ना चाहती है। लेकिन संजय झा जो बीजेपी और जेडीयू के बीच दोबारा संबंध जुड़ने के लिए एक कड़ी के तौर पर इस्तेमाल किए गए, उस कड़ी का एहसान चुकाना भी तो जरूरी है। और यही कारण है कि उस एहसान के बदले में संसद पहुंचाने की उनकी महत्वाकांक्षा बरास्ते राज्यसभा पूरी किए जाने की खबरें हैं। लेकिन इससे खलबली विधायकों में भी है जो नीतीश कुमार के साथ जनता दल यूनाइटेड छोड़िए समता पार्टी के जमाने से टिके हुए लोग हैं। उनमें कुछ विधायक हैं, कुछ विधान पार्षद हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ जिला अध्यक्ष हैं, कुछ कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया उस पार्टी में बाहर से आए हुए मौसम वैज्ञानिकों की पूछ ज्यादा बढ़ गई है। लिहाजा जेडीयू के कुछ विधायक आज नहीं आए और कुछ विधायक जो आए उनमें भी असंतोष की खबरें हैं, तो अनायास नहीं है। ठीक यही बात राष्ट्रीय जनता दल के लिए कही जाए तो तेजस्वी यादव के बारे में भी वहां तमाम शिकायतें हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बहुत संवाद नहीं करते, वो रेगुलर टच में अपने विधायकों के नहीं रहते, उनकी बात नहीं सुनते, ऐसे आरोप उन पर है। वहीं जेडीयू की तरफ से किसी को लोकसभा, किसी को विधानसभा, किसी को विधान परिषद, किसी को राज्यसभा, यानी जो चारों सदन हैं उनमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की कथित तौर पर उन्हें आश्वासन मिला हुआ है कि अगर वो एब्सटेन कर जाएं, यानी गैर हाजिर हो जाएं,
सदन में किसी भी वोटिंग के समय गैर हाजिर हो जाएं या सरकार के पक्ष में खड़े हो जाएं तो उन्हें इसका इनाम दिया जा सकता है। एक ये खबर राजद के बारे में है। कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में खबर यह है कि जो राज्यसभा की 6ठी सीट है उस पर दीपांकर भट्टाचार्य जाना चाहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि राज्यसभा में एक बुलंद आवाज, संसद में एक बुलंद आवाज आकर के बैठे। जो संभावना जो अखिलेश प्रसाद सिंह से पूरी नहीं हो रही है, बिहार की रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा गया, पप्पू यादव की पत्नी को, वो बुलंद आवाज भी आजकल उतनी बुलंद नहीं दिखती। तो राज्यसभा में एक ऐसे दौर में जब सीताराम येचुरी भी नहीं है तो दीपांकर भट्टाचार्य को भेजे जाने के लिए कवायद जारी है। यानी दीपांकर भट्टाचार्य जाएंगे तो अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं जाएंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह जाएंगे तो दीपांकर भट्टाचार्य नहीं जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में भी आई और उसमें उस यात्रा में इंडिया अलायंस का कोई बड़ा नेता शामिल हुआ, गैर कांग्रेसी नेता, तो वो दीपांकर भट्टाचार्य, उनकी पार्टी माले थी। संकेतों को ऐसे ही पढ़ा जाता है सियासत में। और दीपांकर भट्टाचार्य अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, ये सवाल मौजूदा दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। लिहाजा अखिलेश प्रसाद सिंह जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। अब सवाल उठता है कि बिहार में चल क्या रहा है। 10वीं शपथ नीतीश कुमार कैसे लेने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 12 तारीख को, आज 10 तारीख है, 10 फरवरी है, 12 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। पहले ही दिन, बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष जो राजद के हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, वोटिंग होगी। और जो संभावना दिख रही है उस संभावना में सबके विधायक चूंकि असंतुष्ट बताए जाते हैं, तो उस आधार पर जो हम मीडिया कर्मियों का कैलकुलेशन है उसमें नीतीश कुमार की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित करा लेगी, या पारित होने की संभावना को देखकर अवध बिहारी चौधरी पहले ही इस्तीफा दे देंगे। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, लेकिन विजय सिन्हा जब स्पीकर थे और 2022 के अगस्त महीने में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था, तब वो भी कह रहे थे, भाजपा के विधायक थे जब वो स्पीकर थे, आज भी हैं, बीजेपी के ही विधायक है, अब उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, तब वो कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सदन शुरू होते होते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें, या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बाद संभावना इस बात की है कि उन्हें हार मिलेगी, तब वो इस्तीफा दें। नंबर 1 एजेंडा स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव जो 12 फरवरी, 13 फरवरी पर आई है बजट। सभी जानते हैं, जिनको आर्थिक मामले पता है और जो आर्थिक मामलों की पत्रकारिता को भी समझते हैं और पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को भी समझते हैं, उन सबको पता है कि बजट के साथ 2 या 3 महीने का लेखानुदान भी आता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, लेकिन 31 मार्च के बाद के 2 या 3 महीनों के लिए लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट, जिसमें जरूरी खर्चे होते हैं, वेतन, पेंशन और जरूरी सरकारी खर्चे, उसका जिक्र होता है। वो बजट के साथ हर साल आता है और उसके 1-2 दिनों के भीतर उसे आमतौर पर वॉइस वोट से यानी ध्वनि मत से पारित किया जाता है तो वो मनी बिल ही, और ध्वनि मत से उसे पारित नहीं भी किया जाएगा तो वोटिंग होगी तब भी वो पारित हो जाएगा। बजट पेश किया जाएगा, वो बजट पास कराने की प्रक्रिया आमतौर पर सदन के अंतिम दिन यानी 1 मार्च तक जाती है। ठीक इसी तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए 15 तारीख तक नॉमिनेशन है, 15 फरवरी तक, और 15 फरवरी तक जब नामांकन की प्रक्रिया है, 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, और यदि सीट के बराबर ही कैंडिडेट रहे, 6 सीट 6 कैंडिडेट, तो निर्विरोध निर्वाचन होगा। यानी स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव, बजट के साथ पेश किया गया लेखानुदान, राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होगा या नहीं, यदि निर्विरोध हो गया तो ये पूरी प्रक्रिया 16 फरवरी तक खत्म। 10 फरवरी से 16 फरवरी के 144 घंटे में तमाम लेजिस्लेटिव वर्क, तमाम विधायी वर्क, तमाम संवैधानिक दायित्व ये पूरे। अब सवाल उठता है कि बजट, तो जो लोग इस देश के संविधान को जानते हैं, बजट पेश होना अलग बात है, पास होना अलग बात है। लेखानुदान तो पास हो गया ना, राजस्थान में भी लेखानुदान पेश हुआ अभी 2 दिन पहले, पास भी हो गया होगा या हो जाएगा 1 आध दिन में। अगर लेखानुदान पास हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार बजट पास कराने जाए। नीतीश कुमार बजट पास कराने की तरफ नहीं जाएंगे, और इसी परिस्थिति में 17 और 18 फरवरी की तारीख
बेहद महत्वपूर्ण तारीख के तौर पर सामने आ रही है। इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि 19 फरवरी को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग की टीम पटना जा रही है मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पहुंचने के पहले बिहार की विधानसभा को भंग किया जा सकता है, इस बात की संभावना बलवती हो गई है। यानी 16 फरवरी की शाम से लेकर 17 और 18 फरवरी तक, खेल तो 16 फरवरी तक ही हो जाना है। यानी 144 घंटे में बिहार का महाखेल जो होना है वो हो जाना है। उसके बाद औपचारिकता पूरी करनी है। बजट, कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि जो बजट पेश कर दिया गया उसे पास कराना जरूरी है। लेखानुदान तो पास हो ही गया, 3 महीने का खर्च भी सरकार के पास आ ही गया, बात खत्म, संवैधानिक दायित्व की पूर्ति हो गई। और यदि 17 और 18 तारीख को या 16 की शाम में ही बिहार विधानसभा भंग कर दी जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पटना पहुंचने के पहले जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने से जो खबरें हैं, जो सूत्रों की जानकारी है सरकार की तरफ से, वो साफ साफ इशारा करती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आने के पहले बिहार में विधानसभा भंग मिलेगी उन्हें। इस बात की संभावना पूरी है, ताकि 40 लोकसभा सीटों के लिए नहीं बल्कि कुल 283 सीटों के लिए अधिसूचना जारी करने की बुनियाद रख दी जाए। 40 लोकसभा, 243 विधानसभा, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बिहार से एक नारा उछलता हुआ नजर आए। सरकार भी बच जाए, सरकार को आगे भी इतनी कमजोर मेजोरिटी की सरकार को विधानसभा में जाना न पड़े, और दूसरी तरफ बहुमत भी साबित हो जाए, तीसरी तरफ विधानसभा भी भंग कर दी जाए, चौथी तरफ विधानसभा भंग करने के बाद सरकार भी बची रह जाए, और 10वीं शपथ की बुनियाद भी डाल दी जाए। जी हां, 10वीं शपथ नीतीश कुमार की, क्योंकि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होगा तो चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनेगी, और जो सरकार विधानसभा को भंग कर रही है, जनता का फैसला क्या होगा जनता जाने। लोकसभा विधानसभा में वो कैसे मतदान करेगी वो जनता जाने। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने की स्थिति में नीतीश कुमार की जो कोशिश है कि अगला 5 साल सिक्योर किया जाए, और साइमल्टेनियस पोल में यानी एक साथ के चुनाव में अगर एनडीए को बिहार में बहुमत मिला तो लोकसभा के वोटों की भी काउंटिंग मई में ही होगी और विधानसभा के वोटों की काउंटिंग भी मई में ही होगी। ये करीब करीब तय मानिए। और जब मई में ही काउंटिंग होगी तो एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, पटना में बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। जनता ने चाहा तो नीतीश कुमार लेंगे, जनता ने नहीं चाहा तो तेजस्वी यादव लेंगे, या फिर जनता ने कहीं कोई हंग असेंबली दे दी तो कोई नया मुख्यमंत्री भी आ सकता है। हालात साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मई में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की, चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने की तैयारी कर ली है। 10 बार सीएम की शपथ लेना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन बार बार पलटी मारना कहीं ना कहीं राजनीति में किसी भी व्यक्ति की साख को बट्टा लगाता है। पलटी मार मार कर शपथ ही लिया तो क्या लिया, जब हालात व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की तरफ चले जाए, या व्यक्ति खुद हालात से समझौता करके बार बार पलटी मारने पर विवश हो जाए। 10वीं शपथ के लिए नीतीश कुमार का जो मेगा प्लान है वो इन्हीं 144 घंटों में पूरा होना है। और ये बहुत बड़ा खुलासा मैं अपने चैनल पर आज कर रहा हूं कि 144 घंटे में वो बुनियाद डाल दी जाएगी जिस बुनियाद से नीतीश कुमार 10वीं शपथ का सपना देख सके, 10वीं बार सीएम बनने का सपना देख सके। तेजस्वी यादव भी देखेंगे। प्रशांत किशोर के फॉर्मेशन की बातें होती है कि प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 75 अति पिछड़ों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना नीतीश कुमार ने कराई, उसके ऊपर भी उनके बयान आ रहे हैं। 2-2 लाख गरीब परिवार जो है, 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की जो बात कही जा रही है उसकी भी बात सामने आ रही है। तो ये सारी चीजें एक तरफ नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की सत्ता सिक्योर करनी जितनी जरूरी है, नीतीश कुमार के लिए पटना की सत्ता सिक्योर करनी जरूरी है। और इसी सत्ता को सिक्योर करने के लिए, अपनी सत्ता की पुनर्वापसी को सुनिश्चित करने के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से समझौता किया, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से समझौता किया। लेकिन इस समझौते में परस्पर फायदा दोनों को तभी हो रहा है जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ
दोनों साथ हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का ठेका नीतीश कुमार ने ले रखा है क्या? क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका नरेंद्र मोदी ने ले रखा है क्या? बिल्कुल नहीं। किसी ने किसी को बनाने का ठेका नहीं लिया है, बल्कि सब अपनी अपनी सत्ता को सुनिश्चित करने के लिए समझौते के टेबल पर आए हैं। और यही समझौते का टेबल राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं बन पाया, उस टेबल पर समझौता नहीं हो पाया, तो गठबंधन टूट गया। और अब जो खेल है, उधर 2/3 बहुमत था, इधर बेहद साधारण बहुमत है, और इस साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत के बीच में निश्चिंतता और अनिश्चितता की जो धुरी है, इसी धुरी को खत्म करने के लिए न रहेगी विधानसभा, न कोई धमकी देगा कि सरकार गिराएंगे। ये अगले 144 घंटे में 11 से 16 फरवरी के बीच इसकी बुनियाद रख दी जानी है, और 17 फरवरी से लेकर के ज्यादा संभावना है 17-18 फरवरी को। और यदि राज्यसभा का 7वां कैंडिडेट भी आ गया या कुछ विधायी काम फंसे रह गए, तो आपको 1 या 2 मार्च को भी देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि 17-18 फरवरी को बिहार की विधानसभा को भंग कर दिया जाए। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। जो भी होगा, दिलचस्प खेल का क्लाइमेक्स भी बड़ा दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार।